अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद आबिद अय्यूब। इंटर के बाद स्टूडेंट्स ई-कैट की तैयारी बड़े ज़ोर शोर से कर रहे हैं। इसी हवाले से आज हम स्टार ग्रुप ऑफ कॉलेजेस में मौजूद हैं। यहाँ हम बात करेंगे फैसल सिद्दीकी साहब से, जो कि कॉलेज के प्रिंसिपल हैं। इनसे हम स्टूडेंट्स के लिए ई-कैट की गाइडलाइंस के बारे में बात करेंगे कि ये स्टूडेंट्स को क्या मशवरा देंगे ई-कैट की तैयारी के हवाले से, वो कैसे करनी चाहिए और पेपर कैसे अटैम्प्ट करना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। इंटर के बाद स्टूडेंट जब ई-कैट की तैयारी करना शुरू करते हैं तो इस हवाले से सबसे पहला मरहला जो होता है वो किसी इंस्टीट्यूट का इंतखाब करना होता है। तो किसी इंस्टीट्यूट का इंतखाब क्यों करना ज़रूरी है? क्या स्टूडेंट घर पे इसकी तैयारी नहीं कर सकते? स्टूडेंट्स जो होते हैं वो जब एफएससी के एग्ज़ाम्स दे देते हैं तो उसके बाद घर में इसकी तैयारी नहीं कर सकते एंटी टेस्ट की। उसका रीज़न ये है कि एंटी टेस्ट इज़ टोटली डिफरेंट एज़ कम्पेयर टू एफएससी। एंटी टेस्ट में आपको डिफरेंट एमसीक्यूज़ की प्रिपरेशन करनी होती है। इसमें आपको डिफरेंट टॉपिक्स को बड़ा डीपली जो है वो स्टडी करना होता है। तो अगर आप इसमें घर में बैठ के तैयारी करते रहेंगे तो वो आप उन चीज़ों को कलेक्ट नहीं कर सकते जो आपको इंस्टीट्यूशन प्रोवाइड करता है। डेफिनेटली इंस्टीट्यूशन ऑलवेज प्रोवाइड एन एनवायरनमेंट टू स्टडी। टीचर्स जो हैं वो बड़े अच्छे तरीके से एमसीक्यूज़ को प्रिपेयर करते हैं, स्टूडेंट्स से वो फिर एमसीक्यूज़ की प्रैक्टिस करवाते हैं। एट द एंड आफ्टर 2 और 3 वीक्स के बाद स्टूडेंट्स इस काबिल हो जाते हैं कि वो उसको समझना शुरू हो जाए और एट द एंड ऑफ एंटी टेस्ट सेशन फिर वो इस काबिल हो जाते हैं कि वो एंटी टेस्ट में पार्टिसिपेट कर सकें। ओके सर, इस हवाले से जब स्टूडेंट एक इंस्टीट्यूट का इंतखाब कर रहे होते हैं तो उस इंतखाब के दौरान में किन चीज़ों को मद्देनज़र रख के एक इंस्टीट्यूट का इंतखाब करना चाहिए कि मुझे ये स्टार में जाना चाहिए या मैं फलां अकेडमी उसमें जाऊँ, किस में दाखिला लूँ? इसमें सबसे पहली बात तो ये है कि मैंने ये ऑब्ज़र्व किया है कि लाहौर में भी और दूसरे सिटीज़ में भी बहुत सारे इंस्टीट्यूशन जो है वो करवा रहे हैं तैयारी। लेकिन असल बात यह है कि किस इंस्टीट्यूशन के पास सबसे ज़्यादा ट्रेंड फैकल्टी मौजूद है जो कि साल से एंटी टेस्ट करवा रही है। और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट ये होता है कि एमसीक्यूज़ जो होते हैं वो बड़े स्टैंडर्ड होने चाहिए। स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ एमसीक्यूज़ से मुराद ये है कि इफ़ टेस्ट इज़ री एडमिनिस्टर्ड दैन रिजल्ट शुड बी सेम। यानी वही टेस्ट अगर बच्चे से दोबारा लिया जाए उसी कॉन्सेप्ट के साथ तो बच्चे के रिज़ल्ट सेम आने चाहिए। तो ये बहुत कम इंस्टीट्यूशन है जो ऐसा करवा रहे हैं। और हमारा जो स्टार्ट्स कॉलेज है, ये जब से एंटी टेस्ट स्टार्ट हुआ है उस वक्त से ही एंटी टेस्ट हम करवा रहे हैं और ऑलमोस्ट एक ही टीम के साथ हम करवा रहे हैं। और सारे जो टीचर्स हैं उन्होंने हर साल नए फ्रेश एमसीक्यूज़ अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड जो है वो बनाते हैं, क्योंकि पैटर्न चेंज होता रहता है यूनिवर्सिटीज़ का। तो हम उसी हिसाब से अपनी जो है वो प्रिपरेशन को चेंज करते हैं। टेस्ट हर दफ़ा नए बनते हैं और हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह मोर देन 30,000 एमसीक्यूज़ का बैंक है, जिसमें हम बच्चों को क्लास में टेस्ट भी देते हैं और फिर बाद में प्रैक्टिस के लिए भी उनको एमसीक्यूज़ प्रोवाइड करते हैं। दूसरे इंस्टीट्यूशन में ऐसा नहीं होता, वो सिर्फ एमसीक्यूज़ वहाँ पर देते हैं टेस्ट में, उसके बाद वो बच्चों से पेपर वापस ले लेते हैं। स्टूडेंट्स आर नॉट अलाउड टू टेक टेस्ट एट देयर होम्स। जब स्टूडेंट ई-कैट की तैयारी कर रहे होते हैं तो उनको किन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए तैयारी करनी चाहिए? कई स्टूडेंट्स मैंने ऐसे ऑब्ज़र्व किए हैं अपने पास्ट 7-8 ईयर्स के एक्सपीरियंस में कि कई स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो कि कुछ चैप्टर्स को छोड़ देते हैं या उनको टीचर्स जो है वो गलत गाइड करते हैं कि आप ये जो चैप्टर्स हैं वो नहीं करें क्योंकि इनका एंटी टेस्ट में कोई रोल नहीं है। हालांकि ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। एंटी टेस्ट की एक सिलेबस आउटलाइन मिलती है, इंटरनेट पे भी अवेलेबल है। इसमें ई-कैट भी और एम-कैट वो दोनों के लिए अवेलेबल है। उसमें हर चैप्टर का उन्होंने कंटेंट दे दिया। इस दफ़ा जो नया पैटर्न आया उसमें उन्होंने कंटेंट दे दिए, चैप्टर्स नहीं दिए। आप उन चैप्टर्स को अच्छे तरीके से प्रिपेयर करें, उनकी प्रैक्टिस करें तो आपकी तैयारी अच्छी हो जाएगी। मतलब तैयारी करने के दौरान अक्सर स्टूडेंट कुछ ऐसी मिस्टेक्स कर देते हैं या इंटेंशनली या अनइंटेंशनली जो उनको पेपर के दौरान बहुत ही मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। इस वजह से कोई ऐसी मुश्किलात आपने ऑब्ज़र्व की? उसमें ये है कि जब प्रैक्टिस कर रहे होते हैं बच्चे तो हम उनको एक बिल्कुल उसी तरह का एक जो है वो टेस्ट प्रोवाइड करते हैं जैसा कि एंटी टेस्ट में आता है। अब उसमें 2-3 बातें बड़ी इंपॉर्टेंट है कि क्या बच्चे के जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो क्लियर है किसी टॉपिक के बारे में। जब उसने एफएससी में तैयारी की थी तो क्या उसने वो कॉन्सेप्ट सही तरह से पढ़े हैं? जब हम एंटी टेस्ट की तैयारी करवाते हैं तो हम चैप्टर वाइज जो है वो बच्चे को रिवाइज़ करवाते हैं सिलेबस। यानी फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स और बायोलॉजी और इंग्लिश में हर चैप्टर को टीचर दोबारा पढ़ाते हैं।
उसके बाद फिर बच्चे को टेस्ट जब दिया जाता है तो उसमें वो फिलिंग होती है जिसको आपने करना होता है क्वेश्चंस को। वो कई बच्चे फिलिंग जो है वो प्रॉपरली नहीं करते बिकॉज कि ये जो टेस्ट होता है वो कंप्यूटर ने स्कैनर ने रीड करना होता है। अब जब फिलिंग सही तरह नहीं होगी तो वो कंप्यूटर उस MCQ को करेक्ट नहीं कंसीडर करेगा। एक तो ये बात है। दूसरी पुअर मैनेजमेंट ऑफ टाइम होती है। पेपर बच्चे के सामने आता है तो बच्चा जो है वो बड़ी तेज़ी के साथ MCQs को कर जाता है, या फिर ये होता है कि बच्चा जो है वो बड़ी देर से MCQs को करता है। टाइम मैनेजमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपके पास जितने भी MCQs हैं वो आपने टाइमली जो है वो उनको कवर करना है। उसमें उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से मैनेज किया होता है। कई MCQs अगर ईजी हैं, कई एवरेज होते हैं, कई डिफ़िकल्ट होते हैं, तो बच्चे ने उसी हिसाब से अपने आप को एडजस्ट करना होता है। ईजी MCQs को जल्दी करना होता है और डिफ़िकल्ट को ज़रा थोड़ा टाइम लेके। सर, आपने ये जो 2-3 मुश्किलात स्टूडेंट की गिनवाई हैं जिनको पेपर के दौरान पेश आती हैं, तो स्टार इंस्टीट्यूट में आप इन मुश्किलात को मद्देनज़र रखते हुए स्टूडेंट को कैसे प्रिपेयर करते हैं? इसमें मैंने ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट कि जो हम लोग चैप्टर वाइज डिवीजन लेते हैं। हर जो टॉपिक होता है, हर चैप्टर का एक दिन पहले टीचर जो है वो पढ़ा देते हैं, 1 दिन में या 2 दिन में। उसके बाद फिर जो टेस्ट होता है, टेस्ट में हम लोग बच्चे को 60 MCQs देते हैं हर चैप्टर के। दूसरे इंस्टीट्यूशन 30 या 20 देते हैं। आई थिंक वो MCQs की जो तादाद है वो बहुत कम है। एटलीस्ट 60 MCQs होने चाहिए जिसमें बच्चा प्रैक्टिस कर सके। उसके बाद फिर हम उन्हें एक बुकलेट देते हैं, वो हम प्रॉपर टाइम के ऊपर जो है वो उसको रिसीव भी करते हैं और प्रॉपर टाइम के ऊपर जो है वो उसको देते हैं बच्चों को, प्रॉपर टाइम के ऊपर उसको ले लेते हैं वहाँ से। सर, इसके अलावा स्टूडेंट पेपर करते हुए स्टूडेंट की प्रॉब्लम्स, एक तो आपने बताया कि टाइम मैनेजमेंट, इसके अलावा और कौन सी प्रॉब्लम पेपर के दौरान जो स्टूडेंट को पेश आती हैं और उसकी वजह से स्टूडेंट अपना पेपर कुछ चीज़ें आती भी होती हैं और वो नहीं करके आ सकता पेपर पे वो चीज़? ये दिस इज़ कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम्स। अगर आप कभी एनवायरनमेंट देखें जहाँ पे UET या UHS टेस्ट ऑर्गेनाइज करती है तो स्टूडेंट्स जो हैं वो बहुत थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स आर सिटिंग इन अ ग्राउंड और वो बहुत ज़्यादा कंपटीशन की जो सेंस होती है उसको फील कर लेते हैं, प्रेशर ले लेते हैं। अगर वो सिर्फ अपने पेपर पे फोकस करें और जो सारी तैयारी उन्होंने की होती है एंटी टेस्ट की उसको एट अ टाइम फ्रेश माइंड के साथ रिवाइज कर रहे हो तो आई डोंट थिंक सो कोई प्रॉब्लम हो। अगर आप कंपटीशन को ही फील कर लेंगे कि हम कंपटीशन में बैठे हुए हैं और सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो यहाँ पे बड़े ब्रिलियंट स्टूडेंट्स हैं और हम वी आर नथिंग, तो फिर आप वहाँ पे टेस्ट क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। तो इसमें सबसे ज़रूरी बात ये होती है कि आप एक तो वहाँ पे बैठें, सिर्फ अपने पेपर के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करें और इस बात का यकीन रखें कि जो डिफ़िकल्ट MCQ आपको नहीं आ रहा वो मोस्टली स्टूडेंट्स को नहीं आ रहा, तो उस पर पैनिक होकर आप टाइम को जो है वो पुअरली मैनेज ना करें। अगर आप जो है वो प्रॉपर टाइम को मैनेज करें और अपने पेपर पे फोकस करें तो देन यू कैन विन द कंपटीशन। सर, आपने बताया कि स्टूडेंट स्ट्रेस फेस करते हैं और इसी का टेस्ट में ये भी कि नेगेटिव मार्किंग भी होती है, तो स्ट्रेस को की वजह से स्टूडेंट बाज़ कुछ नेगेटिव कुछ आंसर जो नहीं आते होते वो एक गेस के तौर पे भी कर देते हैं। इस हवाले से आप स्टूडेंट को क्या गाइड करना चाहेंगे? इसमें डेफिनेटली स्टूडेंट्स को वही MCQs करने चाहिए जो उन्हें आते हैं। जो नहीं आते उनका एक वो कहते हैं ना तुक्का मेथड, वो नहीं लगाना चाहिए। जो उनको जितना आता है वो उनको उतना लगाना चाहिए। उनको सही तरह से जिनकी कॉन्सेप्शन ऑफ टॉपिक ठीक है वही MCQs टिक करने चाहिए। जो नहीं आते वो छोड़ देने चाहिए, क्योंकि नेगेटिव अगर आप छोड़ेंगे तो आपको कोई नंबर नहीं मिलेगा, लेकिन अगर वो गलत हो गया तो फिर आपको इसमें नेगेटिव मार्किंग वो ज़्यादा जो है वो नुकसानदेह होती है। सर, स्टूडेंट्स ECAT प्रेपरेशन और टेस्ट में बैठने के लिए आप उनको क्या इसके अलावा कुछ और मज़ीद कोई गाइडलाइंस बताना चाहें? गाइडलाइंस यही है कि आप इंस्टीट्यूशन का सबसे पहले सिलेक्शन करें। मतलब ऐसे छोटे छोटे इंस्टीट्यूशन में मत जाएं जहाँ पे जो है वो अनट्रेंड टीचर्स जो हैं वो मौजूद हों। उसके बाद आप जितना भी टाइम फ्रेम आपके पास है उसको प्रॉपरली यूटिलाइज़ करें और अपने जो है इंटरनेट के ऊपर UHS की वेबसाइट्स को और UET की वेबसाइट्स को अवेलेबल हैं उनको स्टडी करें कि किस तरह से उन्होंने डिफरेंट टॉपिक्स का कंटेंट दिया हुआ है और वो किस तरह से हमें टेस्ट आएगा, उसके कितने मार्क्स होंगे, किस परसेंटेज के साथ हमें ये मार्क्स जो है वो अचीव करने हैं। ये सारी बातें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। आज से पहले ये नहीं थी, बिकॉज इससे पहले जो है वो सिर्फ FSC का सिलेबस बता दिया जाता था और एक परसेंटेज बता दी जाती थी कि इस परसेंटेज के साथ आपका एडमिशन होगा। लेकिन इस दफ़ा उन्होंने क्राइटेरिया थोड़ा चेंज किया, तो आई थिंक वो स्टूडेंट्स जो प्रॉपरली स्टडी करेंगे और समझेंगे कि अब एंटी टेस्ट जो है वो किस तरह से होने जा रहा है
वही जो है वो ज़्यादा बेहतर रहेंगे। इतने सारे स्टूडेंट ई-कैट के लिए अप्लाई करते हैं, टेस्ट देते हैं, मगर सभी का दाखिला तो नहीं होता ऑब्वियसली। तो जो स्टूडेंट रह जाते हैं उनके लिए आप क्या क्या वेन्यू ओपन है, किन किन फील्ड में जा सकते हैं, क्या वो लाहौर से बाहर किसी इदारे में दाखिला या इंजीनियरिंग में ले सकते हैं कि नहीं? दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बिकॉज देखें हर डिसिप्लिन में, इंजीनियरिंग के अंदर हर डिसिप्लिन में एक मेरिट है और ऑब्वियसली सारे स्टूडेंट्स का उसमें मेरिट नहीं आ सकता। इसी तरह MBBS में भी सारे स्टूडेंट्स का मेरिट नहीं आ सकता। अब इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जो दूसरी फील्ड्स हैं उनमें भी बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स ग्रो कर सकते हैं। जैसे अब ऑनर्स जो है वो प्रोग्राम्स शुरू किए हैं PU ने, GCU ने और भी डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस हैं। तो ये अगर आप इन डिसिप्लिन्स में भी एडमिशन लेते हैं तो इसमें आप काफ़ी ग्रो कर सकते हैं। यू कैन गो फॉर MFL, यू कैन गो फॉर PhD। तो इसमें भी बहुत ज़्यादा जो है वो सिक्योर फ्यूचर होता है स्टूडेंट का। अगर इन डिसिप्लिन्स में, MBBS में और इंजीनियरिंग में नहीं मेरिट आता तो आई थिंक स्टूडेंट शुड गो फॉर BSc ऑनर्स। मोस्टली स्टूडेंट्स जो है वो इम्प्रूवमेंट की तरफ चले जाते हैं। ये भी ठीक है अगर उनके मार्क्स जो हैं वो, इफ़ दे थिंक कि वो इनके मार्क्स जो हैं वो इस काबिल हैं कि वो इसको इम्प्रूव करके जो है वो आगे एडमिशन ले सकते हैं, तो आई थिंक दे शुड गो फॉर इम्प्रूवमेंट और इम्प्रूवमेंट ऑफ FSC। और अगर वो नहीं समझते तो दे शुड गो फॉर BSc ऑनर्स प्रोग्राम्स। थैंक यू वेरी मच सर। यू आर ऑलवेज वेलकम।